हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। आज हम हनी ड्यू के थर्ड चैप्टर पे है जो कि एक पिक्चर स्टोरी है, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ये है CBSE स्टैंडर्ड 8th। ओके, सो यहाँ पे लिखा है हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। 1757 टू 1857 100 वर्ष की ये हिस्ट्री बताई है। पिक्टोरियल ग्लिम्स, पिक्टोरियल यानी कि पिक्चरों में चीज़ें सिखाई है हमें। ओके, these pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। यहाँ पे ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये पिक्चर्स आपको हेल्प करेंगे समझने में कि जो हिस्ट्री हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, वो किस वजह से हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या दी गई है। पहला पिक्चर है लता मंगेशकर जी का, और लता मंगेशकर जी एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में। ये लता मंगेशकर जी है और यहाँ पे लिखा है द मार्टिर्स। मार्टिर्स यानी कि स्टूडेंट्स वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं। उसमें आपने वो फेमस गाना तो सुना ही होगा, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टिर्स। वो बोल रहे हैं, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंखों में भर लो पानी। आपने तो ये गाना सुना ही होगा स्टूडेंट्स। तो लता मंगेशकर उन सभी लोगों को, नौजवानों को याद करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने अपने देश के लिए सैक्रिफाइस किया था। ओके, सो दूसरा पिक्चर है स्टूडेंट्स द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई थी ट्रेड के लिए, लेकिन उनके पास बहुत ही ताकतवर हथियार थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। लेकिन इंडिया के पास इतने पावरफुल वेपन्स नहीं थे जितने पावरफुल वेपन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, और इस वजह से वो चाहते थे कि पूरे देश पर वो राज करें। आए तो थे वो ट्रेड के लिए, लेकिन वो देश पे राज करना चाहते थे। इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड that upstart Raja Ba call the English merchants, they will help me to defeat him, the people had no peace due to such constant fights। ठीक है, सो वहाँ पे ना, वहाँ के जो प्रिंसेस थे डिवाइडेड, वो बट चुके थे और उनकी दृष्टि काफ़ी लंबी नहीं, उनको नहीं पता था कि इतना बड़ा वॉर होने वाला है। और इस वजह से क्या होता था, इंडिया के जो लोग थे स्टूडेंट्स, वो काफ़ी हताश हो गए थे इस सारे वॉर से। ठीक है, और फिर क्या हुआ देखते हैं स्टूडेंट्स। The rivalries helped the East India Company and it could be easily subdue Indian prince one by one। So basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि इंडिया के लोग तो हताश हो गए थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प मांगी इंग्लिश मर्चेंट्स की, ठीक है, टू डिफीट द अदर पीपल। लेकिन इन लोग क्या कर रहे थे, दीज राइवरीज हेल्प द कंपनी टू डिफीट, राइट। और वन बाय वन वो चाहते थे कि सारे लोग, सारे इंडियंस हार जाएं और हम पूरे इंडिया पे रूल करें। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। लेकिन एक ही ब्रेव सोल्जर था स्टूडेंट्स उसमें, जो कि नाम है टीपू सुल्तान, जो मैसूर से था। उन्होंने ब्रिटिश से मरते दम तक लड़ाई करी। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is good. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them। तो ये सारे रिएक्शन इंडियंस के थे स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं कि इंडिया रिएक्ट करने लग गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर करने लग गई इंडिया को। तो इंडिया का रिएक्शन कैसा था कि कुछ लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी कि ब्रिटिश की वजह से क्या हो गया कि इंडिया में पीस बना रहा और हमें लूटा नहीं जा रहा है यहाँ पे, राइट। और वो कहने लग गए कि उनकी डेस्टिनी अब उनसे ही लिंक्ड है, उनका भाग्य अब वही बनाएंगे, ठीक है। बट देयर वर अदर्स, जो बाकी लोग क्या सोच रहे थे, द वाइट मैन हैड किल्ड आर डिथ्रोन्ड आर किंग्स, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हिज लैंड। कुछ लोग कहने लग गए, कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोग खुश थे। वो कंप्लेन करने लग गए कि ये जो गोरे लोग हैं, वाइट मैन है, उन्होंने मार दिया है हमारे सारे किंग्स को। ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ किंग्स बुरे थे, लेकिन वो सारे भारतीय थे, इंडियन थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी हम सब लोग क्या हो गए हैं, स्लेव हो गए हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 38 पे है। ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। प्रीच का मतलब है फॉलो करना स्टूडेंट्स। कोई साधु कहता है, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, कुछ रिलीजियस लीडर्स थे, ठीक है, वो सपोर्ट करने लग गए इन सारे सोशल एविल्स को, इन सारी भयानक चीज़ों को वो सपोर्ट करने लग गए, जैसे कि अनटचेबिलिटी, अछूत, किसी को किसी निचले कास्ट को ना छूना, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी करा देना। ठीक है, उस वजह से क्या होने लग गया, वो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। The truth was that Indians had lost self respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, Your Honor, but I am honest. Being merchant, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But you men are taking my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. So क्या होने लग गया स्टूडेंट्स, so ब्रिटिशर्स ने राज करना चालू कर दिया, और और कुछ लोग थे जो इंडिया ने सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट अपनी लूज़ कर ली थी स्टूडेंट्स ब्रिटिश के आगे। ठीक है, और जो वाइट लोग थे वो इंडियंस को हेट करने लग गए, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो इंग्लिश लोग जो थे वो पहले मर्चेंट थे, और वो चाहते थे कि उनका प्रॉफिट हो, जल्द से जल्द वो चाहते थे उनका प्रॉफिट हो, एंड उन्होंने क्या किया, फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस, शुल्क लगाना चालू कर दिया। ठीक है, और कुछ फार्मर्स को तो उन्होंने जेल में भी भेज दिया क्योंकि वो शुल्क ठीक से पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी सेल कर दी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको टैक्सेस पे करना था, और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा इंडियन फार्मर्स से हड़पना था। ठीक है, और वो सारे गुड्स जो वो खरीदते थे, सारे जो इंडिया बनाता था वो सारे एक्सपोर्ट किए जाते थे इंग्लैंड में। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, दे रूइंड इंडियन आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। सो इंडिया में कोई बिजनेस बचा ही नहीं फिर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। एक तो फार्मर से पैसे लेते ही थे, लेकिन उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जो सो बेसिकली जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे इंग्लैंड में, उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाता था, राइट। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉज थे वो सारे लॉज काफ़ी क्रिपल हो गए। क्रिपल का मतलब है हताश होने लग गए इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसीज रून्ड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। और जो ब्रिटिश के नए नए पॉलिसीज़ आने लग गए, वो फार्मर्स को ही नहीं लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस को भी डिफीट करते गए, उनको ग्रो होने से रोकते गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 39 पे है। अब आता है इस स्टोरी का हीरो, जिनका नाम है राम मोहन रॉय। 1772 से लेके 1883 तक। और राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। सो राम मोहन रॉय काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, और वो उन्हें समझ में आ रहा था कि ज़रूर कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Ruining का मतलब है हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो लेट इज़ नॉट डिस्पाइज का मतलब है हमारी यूनिटी को नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, हमारा जो एंशियंट कल्चर है, हमारे प्राचीन काल से जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, वो प्राचीन काल से की हुई चीज़ें हमें बहुत आगे लेके जा सकती है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और हमारी सोसाइटी, हमारी जो बिगड़ी बनाई हुई सोसाइटी है, उसे सराह भी सकती है। ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बीवी से कहा कि काव जो होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन उनका दूध अलग होता है क्या, जो दूध वो देते हैं? नहीं ना। तो ये राम मोहन रॉय कहते हैं, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। हर टीचर की एक अलग पहचान होती है, लेकिन एंड में उन्हें यही बताना होता है कि सारे रिलीजन, सारे धर्म, जात पात सब कुछ एक है। ओके,
ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और राजा राम मोहन रॉय पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए उनको साइंस और मॉडर्न नॉलेज में काफ़ी रुचि थी. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. सो वो कहते थे कि नॉलेज कैसा होना चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो समझ में आए, और साइंटिफिक होना चाहिए, जिसमें साइंस होना चाहिए. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823. ठीक है, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर चालू किया, लेकिन सस्पिशियस मतलब उन ब्रिटिशर्स को लगा ज़रूर कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने तुरंत बंद कर दिया इन 1823. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितने पावरफुल थे वो उस ज़माने में. He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. और उन्होंने क्या किया, वो जानना चाहते थे कि वो इंग्लैंड में जाके कि ब्रिटिश इतना इतना हमारे ऊपर हावी क्यों हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें पावरफुल बना रही है. We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. वो कहते हैं वो पूरे ब्रिटिश काउंसिल में गए और उन्होंने एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करी. उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आप हम पे रूल करना चाहते हो, ठीक है, आप सर, वी एक्सेप्ट यू एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और हम आपके दासी हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक जो किंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके दासी के प्रति. ठीक है, वो हमें गलत ट्रीट नहीं कर सकते, हमें अच्छे से ट्रीट करना है, सही से ट्रीट करना है, इंसानों जैसा ट्रीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 40 पे हैं. ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब है दमन करना. 1765 से लेके 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. सो ब्रिटिश नए नए लॉज पास करते गए स्टूडेंट्स, और उन्होंने क्या किया, 1818 में एक रेगुलेशन पास किया. अंडर इट उसमें क्या लिखा हुआ था कि इंडियन को जेल भी हो सकती है विदाउट ट्रेल इन अ कोर्ट. अपने आप को प्रूफ किए बिना कि वो उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया है, सीधा वो जेल में भी जा सकते हैं. ये ब्रिटिश ने एक नया रूल निकाला था. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. और जब वो राज कर रहे थे, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ड्रू का मतलब है उन्होंने बड़ी सैलरीज कमाई, बहुत पैसे कमाए, और फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस का मतलब है बड़ी तरक्की की अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस में भी. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. In 1829, ब्रिटेन जो था वो एक्सपोर्ट कर रहा था अपने गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ के गुड्स. वो क्योंकि ड्यूटी तो लगाई नहीं गई थी, और जो भी गुड्स पे टैक्स लग रहा था वो सारा गुड्स का टैक्स हटाया गया था, जो इंग्लैंड से एक्सपोर्ट होके इंडिया आ रहा था. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. ब्रिटिश तो काफ़ी प्रॉस्पर्ड का मतलब है धन दौलत कमाने में लग गए, और कंपनी को लूट रहे थे वो. इससे क्या हो रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी बन चुके थे इंडिया में वो बंद होना चालू हो गए. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या बता रहे, गवर्नर जनरल बोल रहे हैं कि कॉटन वीवर्स जो हैं, जो इंडिया के हैं, वो दे आर स्टार्विंग का मतलब है उन्हें खाना पीना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिल रही है ठीक से, तो खाना पीना उन्हें कैसे मिलेगा, राइट. ब्लीचिंग लूजिंग कलर का मतलब है बदरंग हो जाना. ठीक है, वो अपना रंग ढंग खो रहे हैं, यानी बंद हो रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 41 पे हैं. डिससेटिस्फैक्शन का मतलब है अंदरूनी खुशी जो नहीं हो रही थी. ऑफ कोर्स इतने सारे टैक्सेस और इतना सारे चेंजेस होने के बाद कोई भी इंडियन इंडिया में खुश नहीं था. एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. इन 1835 Englishman named Macaulay suggested a change. So एजुकेशन पर्शियन और संस्कृत, ये दो लैंग्वेजेस 1835 में सिखाई जाती थी, और इंग्लिशमैन उनका नाम था मैक्यूले. उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया. वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. और किसी ने कहा आई एग्री. तो मैक्यूले ने कहा कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें सिखानी चाहिए, तो उस पर कुछ लोगों ने एग्री भी किया. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them.
इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. ठीक है, सो इंग्लिश एजुकेशन ने क्या प्रोड्यूस किया, अलग अलग क्लर्क्स, बड़े बड़े क्लर्क्स जिनके अंदर ये छोटे छोटे जॉब्स वो इंडियंस को देते थे. इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन छोटे छोटे जॉब्स देते थे. और इंटेलेक्चुअल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है काफ़ी ज़्यादा दिमागी दिमागी बहुत बहुत अक्लमंद लोगों को भी जन्म हुआ. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स and try to improve the material conditions. For that we must convey our grievances to the British Parliament. So Indians कहने लग गए कि हमें अपने भाइयों की मदद करनी होगी. ठीक है, कैसे मदद करेंगे, हमें बताना होगा कोर्ट को कि वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके वो कंप्लेन करना चाहते थे. इन 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. 1856 तक पूरी इंडिया को कॉन्कर कर लिया था ब्रिटिश ने. दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. उनको कोई परवाह नहीं था इंडियन की नीड्स का. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स एंड लैंड्स. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव आउट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्वर्जेसन हो रहा है जहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन के जो किंग हैं बड़े बड़े, वो सारे पपेट्स हो गए थे ब्रिटिश के, वो उनके अंडर काम कर रहे थे. कुछ लोगों ने अपने जॉब खोए थे, कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन खोई. ठीक है, तो वो चाहते थे कि इन्हें हटाया जाए हमारी कंट्री, उनको उनकी कंट्री में भेजा जाए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 42 पे है. 7th पॉइंट पे द स्पार्क्स यानी कि चिंगारी. 1855 to 57 में ये घटना हुई थी. टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स. और जो टैक्सेस नए नए इम्पोज कर रहे थे ब्रिटिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया लूज़ कर रही थी, जैसे कि लैंड. इन बंगाल द सांतलाज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट. तो बंगाल में जो सांतलाज थे उन्होंने अपना लैंड तो खो लिया था अंडर द न्यू लैंड रूल्स. जैसे मैंने कहा था कि नए नए रूल्स बनाए गए, इस वजह से फार्मर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी. और बिकेम डेस्परेट का मतलब उन चाहते थे कि अपना अपना जो लैंड है वो वापस उनके पास आ जाए. इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्करेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक. तो रोज इन रिबेलियन का मतलब है उन्होंने एक आंदोलन निकाला इन 1855 एंड मैस्करेड यूरोपियंस यानी कि उनके खिलाफ वो खड़े हुए, और उनके सपोर्टर्स जो थे उनके भी खिलाफ वो खड़े हुए. डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडियन कंपनी आर्मी टू. डिसकॉन्टेंट यानी कि निराशा. तो ईस्ट इंडियन कंपनी के आर्मी में भी निराशा बढ़ रही थी. यहाँ पे कॉन्वर्जेसन दिया है सोपो सिपोय मंगल पांडे जी का. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो अटैक किया था वाइट लोगों के ऊपर, राइट. और इस वजह से उनको फांसी की सज़ा दी गई. ठीक है, और बहुत सारे सिपॉइस थे उनको भी जेल में बंद किया गया. ठीक है, सो द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स. तो सिपॉय के साथ सहकारी जो थे वो कह रहे हैं कि ये वाइट सोल्जर्स जो है उनको काफ़ी बड़ी आमदनी मिलती है, बड़े बड़े मैंशन में रहने को मिलता है और हमें सर्वेंट की तरह जीने को मिल रहा है. वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन. पिटेंस का मतलब है दया, और स्लो प्रमोशन का मतलब है उन्हें आमदनी भी कम मिलती थी जो काम वो करते थे उसके लिए. वी मस्ट ड्राइव आउट दी अंग्रेज़. और सिपाही मंगल पांडे जी ने कहा हमें अंग्रेज़ को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अ रिलीजन. हु इज़ दिस टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम. तो कहता है कि अंग्रेज़ ने हमसे कहा कि नदी पार जाओ जो हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है. ठीक है, ये कौन होता है हमें ये सब बोलने वाला, हमारे ही देश में आके हमें ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा है वो. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. और सिपाही मंगल पांडे जी के साथ बहुत सारे बाकी सिपाहीज थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया. रिवॉल्ट का मतलब है स्टूडेंट्स आंदोलन. ठीक है, उनको क्या किया गया, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म. स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स यानी कि उन्हें मारा गया या फिर उन्हें जेल में बंद किया गया. Few Englishmen had cared to understand Indian customs on the people's mind. लेकिन कुछ इंग्लिशमैन थे, कुछ वाइट मैन थे जो समझ रहे थे कि इंडिया के कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है. ओह प्राउड ब्राह्मण,
Brahmin soldiers. Do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स की काउस को स्पेशली कि हम कितना मानते हैं इंडिया में। तो एक 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 बंदा कहता है कि ब्राह्मण जी, क्या आपको पता है कि ये जो ग्रीस जो बना है जो बुलेट पे लगाते हैं वो इट इज़ मेड अप ऑफ द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, वो काउ एंड पिग्स की चमड़ी से बना हुआ है। तो ब्राह्मण बोलता है व्हाट, द वाइट मैन हैव डिसीव्ड अस टू। डिसीव्ड का मतलब है उन्हें वहाँ से निकाल देना। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है स्टूडेंट्स कि ब्राह्मण सोल्जर्स को पता चला कि उनके बुलेट्स जो है वो काउज एंड पिग्स के फैट से बने हैं। ठीक है, सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready. Right? So क्या हुआ students कि the message was sent from village to village to get ready for the revolt. So एक village से दूसरे village पे message जा रहा था कि अभी हमें खड़े रहना है इस चीज़ के लिए, अब हम ज़्यादा नहीं सहेंगे। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Dread to the foreigner, the masses gave all the help, the shelter to the patriots. ठीक है, sorry. The masses gave all the help and shelter to the patriots. So यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यही चीज़ है, द मैसेज विलेज टू विलेज पहुँचाया गया एंड द सिपाही जो है वो दिल्ली मार्च करने लग गए और उन्होंने एम्परर बहादुर शाह को उनका हेड माना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पेज नंबर 43 पे है, रिवॉल्ट 1857। फिर चलिए देखते हैं आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है। देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। वायलेंट आउटब्रेक का मतलब है वहाँ पे मेरठ पे हाथापाई होना चालू हो गया था, बिकॉज वॉर ऑलरेडी चालू हो गया था। द सिपॉय मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। ठीक है, सारे सिपॉयज वो दिल्ली पहुँचे और एम्परर बहादुर शाह की शरण में आ गए, जिनको इन्होंने लीडर माना था। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग और इसका हिस्सा हुए। Many landlords also joined. Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. ठीक है, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स भी थे जिन्होंने अपने ब्रिटिश की जो नई नई पॉलिसीज़ आई थी इस वजह से उन्होंने अपना लैंड खो गए थे। ठीक है, और वो भी उनके पास सोर यानी कि उनके पास कुछ बचा नहीं था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, येस वी विल हेल्प यू। सो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स भी थे वो भी इस जंग में जुड़ गए। सो एम्परर बहादुर शाह, सिपॉय और बाकी लैंडलॉर्ड्स इस जंग में जुड़ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 44 पे हैं। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। राइट, सो बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी उनको भी पता चला कि ये आंदोलन हो रहा है, ये फ़ाइट होने वाली है, तो वो भी इनमें जुड़ गए, क्योंकि वो जो वाइट लोगों ने उनका भी किंगडम उनसे छीन लिया था, उनका भी घर उनसे छीन लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक Maulvi Ahmedullah of Faiziabad told the people, "Rise, brothers, rise! The Angrez is ruining our land." Ruining मतलब खराब करना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि चलो भाइयों, अभी हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी क्योंकि हमारा लैंड हमसे छीन के ले गए हैं। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेन। अपसर्ज का मतलब है विद्रोह। ओके, द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। सो सारी जगह से लोग अपनी आवाज़ उठाना चालू कर दिया था। अजीमुल्ला खान टोल्ड अतात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो पेशवा नाना साहेब को लीडर बनाने की भी विकृति किसी ने की थी। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। ठीक है, सो पाउंस का मतलब है आक्रमण करना। सो पेट्रियट्स ने क्या किया, आक्रमण किया, फार्मर्स ने आक्रमण किया उन ब्रिटिश पे और उन्होंने बैटल किया।
पिच बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में घमासान युद्ध की घोषणा हो गई थी। 8-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज wrist। सो 80-year-old जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उन्होंने अपने wrist पे, अपनी हथेली पे एक गोली भी ले ली। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो उन्होंने मरते मरते कहा कि मदर गंगा, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो जाए। फ्रॉम अ फ्रीडम मूवमेंट, SD सावंत। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि ये पूरा वॉर जो इंडिपेंडेंस के लिए था, या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, या ईस्ट इंडियन कंपनी के अगेंस्ट था, इसे कैसे रियलिटी में लाया गया। थैंक यू।